नमस्कार दोस्तों। आप सबको पता है कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर फंक्शनिंग के लिए कई सारी कमिटीज़ होती हैं। बहुत सारे कमिटीज़ का आपने नाम सुना होगा, स्पेशली जो डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज़ होती हैं, स्टैंडिंग कमिटीज़ जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने यहाँ पर रिव्यू करने की परमिशन दी है। रिव्यू करने के लिए बोला है लोकसभा सेक्रेटरीट को कि जिस प्रकार से इतने सालों से पार्लियामेंट्री कमिटीज़ चलते आ रही हैं, तो क्या वो सही तरीके से फंक्शन कर रही हैं कि नहीं, क्या जो मेन ऑब्जेक्टिव था इन सारी कमिटीज़ का फंक्शन करने का, क्या वो सही से मीट हो पा रहा है कि नहीं। तो इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में, क्या है ये पूरा मामला। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा, इसमें 26,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, यही वाला चैनल मेरा ज्वाइन करिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले मैं आपके लिए एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन लाया हूँ। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहां पर थोड़ा सा हम ओरिजिन के बारे में जान लेते हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में। तो पहले इसको समझिए, पार्लियामेंट्री कमिटी का मतलब क्या है। देखिए, पार्लियामेंट क्या है, जैसे कि हम सबको पता है संसद है हमारा, जिसमें लोकसभा है, राज्यसभा है, राइट। तो ये क्या होता है, इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। पार्लियामेंट के अंदर तो बहुत सारे मेंबर्स हैं। लोकसभा में आप देखिए 550 मेंबर के आसपास, राज्यसभा में 250 मेंबर के आसपास। तो इतने सारे मेंबर्स हैं, तो जब डिस्कशन होता है इन पूरे सब लोगों के साथ, आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ पर एक पार्टी विरोध कर रही होती है, दूसरी सुन रही होती है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, जिसकी वजह से जो एक्चुअल में डिस्कशन है इतने सारे लोगों के बीच वो नहीं हो पाता। इसको देखते हुए यहाँ पर यह डिसाइड किया गया कि क्यों ना यहाँ पर कुछ छोटा एक समूह बना दिया जाए। मतलब कि इतना बड़ा ग्रुप है, इससे अच्छा है कि छोटे छोटे यहाँ पर कमिटीज बना दिया जाए, 20 मेंबर का, 30 मेंबर का, ताकि यहाँ पर जो मेन यहाँ पर डिसीजंस है किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो बिल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो देश के अंदर, अगर उसके ऊपर चर्चा करनी है, तो जैसे कि एग्रीकल्चर है, फार्मर से रिलेटेड कोई चर्चा करनी है, तो एक एग्रीकल्चर कमेटी होगी जो कि उसके बारे में अच्छे से डिस्कशन कर सकेगी। तो इसी को हम कहते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी। मतलब कि पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर्स हैं उन्हीं के बीच में आपस में ये छोटे छोटे अलग अलग कमिटीज बनाए गए, इसी को पार्लियामेंट्री कमेटी कहा गया। तो इसकी शुरुआत, जो ओरिजिन है, ऐसा बताया जाता है कि 1571 में ब्रिटेन में इसकी शुरुआत होती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो जब ब्रिटिश काल के शासन के दौरान, आपको याद होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 में। तो इस एक्ट के थ्रू यहां पर 1921 में पहली बार आप देख सकते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाई गई। तो इसकी आप शुरुआत आप 1921 से कह सकते हैं इंडिया के अंदर हुई थी। अब हम आते हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी कितने प्रकार की होती हैं। तो यहां पर जैसा कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा स्टार्टिंग में जो मैंने आपको दिया था, उसमें आप देखे होंगे एक है एडहॉक कमेटी, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी। एडहॉक कमेटी का बेसिक मतलब होता है, इसके नाम से आप देख सकते हो, एक छोटे समय के लिए जब कोई कमेटी बनाई जाती है, मतलब पार्लियामेंट है, उसके अंदर लोकसभा है, ठीक है। तो यहां पर बोल दिया गया लोकसभा में से हम 20 मेंबर की एक छोटी कमेटी बनाते हैं, ताकि अगर सपोज मैं कहता हूं कोविड-19 से लड़ने के लिए यहां पर क्या किया जाएगा, ये पार्लियामेंट्री कमेटी देखेगी। तो यहां पर जब कोविड-19 से रिलेटेड चीजें हैं, ये अगर उसने मीटिंग कर ली, उसके बारे में बातचीत कर ली, जो रिपोर्ट है वो दे दिया गया, तो उसका मकसद पूरा हो गया। अब उसके बाद ये जो कमेटी है वो अबॉलिश कर दी जाती है। इसी को हम कहते हैं एड हॉक कमेटी, ठीक है। जैसे कि आपने रिसेंटली सुना होगा राफेल के बारे में। तो राफेल के लिए क्या हुआ, यहां पर अपोजिशन के द्वारा बोला गया कि एक पर्टिकुलर कमेटी होनी चाहिए जो राफेल के बारे में थोड़ी जांच करेगी, राइट। तो अगर वो जांच करती, ऑल्दो ये कमेटी बनाई नहीं गई थी, लेकिन बनाई जाती थी, वो जांच करती और रिपोर्ट को यहां पर दे देती पार्लियामेंट को। तो जब रिपोर्ट एक बार दे दिया जाता, ये पार्लियामेंट्री कमेटी अबॉलिश हो जाती। इसी को हम कहते हैं एड हॉक कमेटी, छोटे समय के लिए एक पर्टिकुलर मकसद के लिए बनाई जाती है। लेकिन आज जो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, हम उसके बारे में कह रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी के बारे में। देखिए, स्टैंडिंग कमेटी क्या है, ये परमानेंट कमेटी होती है, ये रेगुलर कमेटी होती है। एड हॉक के बारे में तो मैंने आपको बोला कि ये एक टेम्पररी नेचर की होती है, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए होती है। तो यहां पर जो परमानेंट कमेटी है, वो ज्यादातर जो भी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट को,
मतलब पार्लियामेंट के अंदर जो भी बिल पास जो भी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको अच्छे से स्क्रूटनाइज करती है, उसके बारे में अच्छे से जांच करती है। तो सपोज मैं कहता हूं कि यहां पर इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई बिल ला रही है सरकार, तो यहां पर एक अलग से कमिटी होगी, इंडस्ट्री से रिलेटेड छोटी कमिटी होगी जो कि उसके बारे में अच्छे से जांच करेगी। सरकार कोई एग्रीकल्चर के ऊपर बिल ला रही है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कमिटी है, कमिटी ऑन एग्रीकल्चर, वो इस एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बिल है वो सारी चीजों को देखेगी। मतलब कि जितने भी बिल होते हैं जो पार्लियामेंट में लाए जाते हैं उसको इस कमिटी के थ्रू गुजरना होता है। अभी इस समय प्रेजेंट में आप देखेंगे तो टोटल 24 स्टैंडिंग कमिटीज हैं अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कि कॉमर्स के ऊपर, होम मिनिस्ट्री के ऊपर, एचआरडी हो गया, डिफेंस हो गया, हेल्थ, अलग अलग इस तरह की 24 कमिटीज देखेंगी। इसकी शुरुआत होती है 1993 में। 1993 में पहली बार स्टैंडिंग कमिटीज बनाई गई थी अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जैसे कि टोटल उस समय 17 कमिटीज बनाई गई थी। आगे चलकर 2004 में इसको बढ़ा दिया गया था 24 तक, 7 और इसमें ऐड कर दिया गया था और ये टोटल 24 हो गई। और इसमें से 24 कमिटीज में अगर आप देखिए तो 8 कमिटीज ऐसी होती हैं जो कि डायरेक्टली राज्यसभा के जुरिस्डिक्शन में आती हैं और बाकी की जो 16 कमिटीज हैं वो लोकसभा के जुरिस्डिक्शन में आती हैं। मैं आपको दिखा सकता हूं, आप देखिए यहां पर ये 16 कमिटीज हैं, कमिटी ऑन एग्रीकल्चर, कमिटी ऑन केमिकल एंड फर्टिलाइजर, कमिटी ऑन कोल एंड स्टील। तो आप देख सकते हो कि हर एक कमिटी किसी ना किसी मिनिस्ट्री से रिलेटेड होगी। तो यहां पर यूनियन गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उसका कोई ना कोई एक कमिटी होगा, आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं। तो यहां पर जो लोकसभा के अंदर डायरेक्टली आती हैं, मतलब जो लोकसभा उसको ऑपरेट करती है, उसी जो लोकसभा के सेक्रेटरीट है उसको अच्छे से देखती है, वो यहां पर टोटल 16 कमिटीज हैं। और राज्यसभा जो देखती है इन कमिटीज को, उसमें यहां पर आपको 8 कमिटीज देखने को मिलेगी। कमिटी ऑन कॉमर्स, कमिटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, राइट, कमिटी ऑन होम अफेयर्स हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है आपको, यहां पर वो ऑपरेट तो ये 8 कमिटीज यहां पर की जाती हैं राज्यसभा के द्वारा, 16 की जाती हैं लोकसभा के द्वारा, लेकिन जो मेंबर्स होते हैं हर एक कमिटी में, मैं हर एक कमिटी की बात कर रहा हूं, उसमें 31 मेंबर्स होते हैं हर एक कमिटी में। जितनी भी स्टैंडिंग कमिटीज हैं जिसकी मैंने आपसे चर्चा की, ये 24, इसमें 31 मेंबर्स होते हैं, जिसके अंदर 21 मेंबर्स होते हैं लोकसभा से और 10 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा से। आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। 31 मेंबर्स में से 21 होते हैं लोकसभा से, 10 होते हैं राज्यसभा से। मेरा आपके लिए क्वेश्चन है, क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये जो कमिटी है वो कितने साल के लिए फॉर्म की जाती है, इनका जो टेन्योर है वो कितने समय के लिए होता है? क्या ये 5 साल के लिए होता है, एक बार इसको फॉर्म कर दिया गया, उसके चेयरमैन किसी को बना दिया गया, तो जो भी होता है क्या ये 5 साल के लिए बनाई जाती है, 1 साल के लिए बनाई जाती है, 2 साल के लिए बनाई जाती है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब अगर आपको ये पूरा कमिटीज का पूरा मामला समझ में आ गया होगा तो ये जो पूरा न्यूज है यहां पर आप देख सकते हो, लोकसभा स्पीकर सीक्स रिव्यू ऑफ हाउस पैनल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन 1993। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 1993 में पहली बार ये 17 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज बनाई गई। इसको रिव्यू करने के लिए लोकसभा स्पीकर ने बोला है। तो यहां पहली बार ऐसा हो रहा है कि पहली बार 1993 के बाद किसी लोकसभा स्पीकर ने ऐसा रिव्यू करने के लिए बोला है कि कमिटी के ऊपर रिव्यू होना चाहिए कि क्या यहां पर हमें उसमें कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। जिस तरह से ये कमिटीज वर्क करती हैं, हर एक बिल को देखती हैं, क्या हमें उसमें कुछ चेंज लाने की जरूरत है? जिस तरह से ये ऑपरेट करती हैं, क्या उसमें कुछ चेंज लाने की जरूरत है? और ये पूरा न्यूज इस समय आया है, आपको पता होगा कि मार्च 23 के बाद यहां पर पार्लियामेंट को अचानक से रोक दिया गया था, स्पेशली यहां पर आपको पता है लॉकडाउन की वजह से। तो पार्लियामेंट यहां पर एंड हो गया था, सेशन पूरा। और इसको देखते हुए यहां पर ऑपोजिशन का काफी समय से मांग रही है कि ऑनलाइन मीटिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि ये जो कमिटीज होती हैं पूरे साल भर वर्क करती हैं, ठीक है, इनका स्टॉप नहीं होता, ये पूरे साल भर वर्क करती रहती हैं। तो यहाँ पर क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, इसकी वजह से ऑनलाइन मीटिंग्स होनी चाहिए। इसको देखते हुए यहाँ पर इस बैकड्रॉप में आप इसको समझ सकते हैं कि लोकसभा स्पीकर ने निर्देश दिया है अपने सेक्रेटरीट को, मतलब कि जो सेक्रेटरीट है लोकसभा का, कि यहाँ पर वो इसके ऊपर रिव्यू करें कि क्या जो कमिटी चल रही है ये पूरी इतने समय से, क्या वो सही से चल रही है कि नहीं। मैं आपको बता दूं कि ऐसा ही रिव्यू यहां पर राज्यसभा के द्वारा भी किया था।
यहाँ पर ये जो एनालिसिस है इस कमिटीज के बारे में राज्यसभा ने भी रिसेंटली किया था, और 1 मार्च को जो चेयरमैन है राज्यसभा के वेंकैया नायडू जी, जो ऑब्वियस सी बात है हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया कि करीब 95 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे हैं जिन्होंने एक सिंगल मीटिंग भी अटेंड नहीं की थी 8 डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। मैंने आपको बताया ना राज्यसभा में 8 कमिटीज आती हैं, उसमें से 95 एमपीज ऐसे हैं जिन्होंने एक भी बार जो है सिंगल मीटिंग भी नहीं की। अब सिंगल मीटिंग यहां पर आप देख सकते हैं कि जब भी यूनियन बजट आता है तो यहां पर सरकार कई सारे प्रोविजंस लाती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो यहां पर क्या होगा, उन सारे स्टैंडिंग कमिटीज को उसके बारे में देखना होता है। जब भी कोई बिल आ रहा है, बजट आ रहा है, तो स्टैंडिंग कमिटीज को उसके बारे में स्क्रूटनाइज करना होता है कि सरकार ये जो लेकर आई है क्या वो सही है कि गलत है, उसके बारे में रिपोर्ट देना होता है। लेकिन यहां पर अगर ज्यादातर एमपीज उसको अटेंड ही नहीं करेंगे तो इसका जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए यहां पर बार बार पिछले कुछ टाइम से देखा जा रहा है कि रिव्यू करने की बात चल रही है कि क्या हमें इस स्टैंडिंग कमेटी का क्या करना चाहिए, इसके फंक्शन को क्या चेंज करना चाहिए, जो इसके मेंबर्स हैं उसमें कुछ बदलाव करना चाहिए, क्या करना चाहिए बेसिकली। और यहां पर जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 1993 में जब कांग्रेस के यहां पर स्पीकर थे एक शिवराज पाटिल साहब, उन्होंने ये इसकी शुरुआत की थी कि यहां पर जो लेजिस्लेशन है उसको अच्छे से जांच पड़ताल की जा सके किसी भी बिल के बारे में, ताकि एक्ट बनने के पहले यहां पर उस बिल में कोई खामियां हैं, कुछ गलत चीज है, तो इसको यहां पर रेक्टिफाई किया जा सके। और लास्ट में जाने से पहले यहां पर आप इसके कई सारे एडवांटेजेस देख सकते हैं। जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। यहां पर आप देखिए कोई भी बिल आता है तो उसकी अच्छे से जांच होती है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया डिटेल्ड स्क्रूटनी। यहां पर तो पार्लियामेंट में जब भी कोई डिस्कशन होता है अक्सर आप देखते होंगे बहुत ही ज्यादा हल्ला गुल्ला होता है, और अक्सर यही देखा गया है कि उस हल्ले गुल्ले के बीच में यहां पर ज्यादातर जो मेन पॉइंट्स हैं वो मिस हो जाती हैं चीजें, ठीक है। तो यहां पर डिटेल स्क्रूटनी वो छोटे से लोगों के बीच में यहां पर किया जा सकता है। दूसरा यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं वो यहां पर फीडबैक लेती हैं पब्लिक से। इनफैक्ट यहां पर जो पॉलिटिकल कंसेंसस हैं, अक्सर क्या होता है पार्लियामेंट के अंदर तो लोग अपोज कर रहे होते हैं क्योंकि यहां पर टीवी कैमरा है, उनको क्लियरली दिख रहा है कि लोग देख रहे हैं, तो हमें किसी चीज को अपोज करना है तो वो करते हैं पब्लिक के सामने। लेकिन स्टैंडिंग कमिटी जब होती है वहां पर कोई कैमरा नहीं होता, इसकी वजह से कई बार पॉलिटिकल कंसेंसस भी बिल्ड हो जाता है इन कमिटीज के थ्रू। यहां पर कोई भी जो पार्टी है वो पॉलिटिकल पोजीशन शायद कम लेती है, ऑल्दो लेते हैं वो लोग क्योंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती हैं, लेकिन जो भी मेंबर्स होते हैं वो यहां पर फ्रीली चीजों को आपस में रख सकते हैं, राइट। और जैसा कि मैंने बताया कि पार्लियामेंट जो है वो तो पूरे साल भर नहीं चलता, सिर्फ 3 सेशन होते हैं हमारे देश में पार्लियामेंट के। लेकिन ये जो स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं ये पूरे साल भर मीट कर सकती हैं, मिल सकती हैं और वर्क कर सकती हैं। और यहां पर जो एफिशिएंसी है और एक्सपर्टाइज है इस कमिटी के थ्रू हम ला सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे एक तो पूरा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कितने टेन्योर का होता है ये कमिटी, ये बताइए। और क्या आप मुझे एक और चीज बता सकते हैं कि अगर कोई मेंबर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इतने सारे कमिटीज होती हैं, तो यहां पर जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कमिटी है तो एग्रीकल्चर के कोई मिनिस्टर होंगे, राइट, कोई मिनिस्टर होंगे एग्रीकल्चर के, तो क्या ये जो मिनिस्टर हैं वो इस कमिटी के पार्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? लेट मी नो ये वाला क्वेश्चन को भी आप मुझे बता सकते हो। और लास्ट में ये वाला जो क्वेश्चन था मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था, अभी तक आपको पता चल गया होगा, बहुत ही सिंपल है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है कि जी हां, स्टैंडिंग कमिटी परमानेंट नेचर की होती हैं और एड हॉक कमिटी टेम्पररी नेचर की होती हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कमिटी ऑफ एग्रीकल्चर ये एड हॉक कमिटी नहीं होगा, ये तो परमानेंट कमिटी है, ये तो स्टैंडिंग कमिटी है, एड हॉक कमिटी नहीं होगा ये, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1 और 2। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो था रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी टू बी रिव्यूड, जहां पर हमारे स्पीकर ने इसके ऊपर रिव्यू करने के लिए बोला है, यहां पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप मेरा इकोनॉमी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं, वहां से परचेज कर सकते हैं। प्लस साथ में मेरा डेली UPSC MCQ कोर्स भी चलता है। किसी भी अदर जानकारी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, यहाँ पर भी मैं एक MCQ डालता हूँ, आप जाकर वहां पर खेल सकते हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।